तो हमने पिछली वीडियो में समझा था लेंस के फॉर्मूलाज के बारे में और बेसिक जानकारी। उससे पिछली वीडियो में हमने ये डेरिवेशन कंप्लीट किया था। इसे अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे और लेंस द्वारा अपवर्तन को देखेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले डेरिवेशन पे। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। इस फॉर्मूले को हम साइड में करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम डेरिवेशन के। ये हमारी मुख्य अक्ष पे ये लेंस की एक साइड है और जब इस साइड पे कोई प्रकाश यहाँ O पे रखा है कोई वस्तु, तो प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ेगी। एक मिनट, इसे दोबारा मैं बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया है। लेंस की एक साइड है, ये बिंदु O पे कोई वस्तु रखी है और प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ी है। अब ये इसे बेंड कर देगा क्योंकि इसके अंदर का माध्यम जो है वो N2 है, उसका अपवर्तनांक, और बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 है। तो ये किरण बेंड होके कुछ इस तरीके से I डैश पे फोकस होगी। अब क्योंकि इसकी दूसरी साइड भी यहाँ पे है, तो इस डॉटेड वाली लाइन को ये और बेंड करेगी और यहाँ पे वास्तव में इसका प्रतिबिंब बनेगा I पर। अब इन्हें हम नाम रख देते हैं। लेंस का नाम L है और इस पॉइंट जहाँ पे पहला पृष्ठ ये वाला, इसे हम P1 बोल देते हैं। इस पॉइंट को हम P2 बोल देते हैं। इसके बाद इन P1 और P2 के बीच की दूरी को हम लिखेंगे T, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके बाद यहाँ से I तक की दूरी और I1 तक की दूरी। इन दूरियों को हम नाम देंगे। इसे हम बोलेंगे U क्योंकि वस्तु से P1 तक की दूरी है। इसे हम बोलेंगे V क्योंकि फाइनल प्रतिबिंब और P2 के बीच की दूरी है I और P2। और V डैश हम बोलेंगे इसे क्योंकि ये एक आभासी प्रतिबिंब है I डैश, इसलिए हमने इसकी दूरी को V डैश माना है। तो हमारा डायग्राम बिल्कुल तैयार है। अब इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आगे अपना डेरिवेशन करेंगे। अब हम इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो पहले वाले जो हमारा ये वाला पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ लेंस का, जिसे हमने P1 नाम दिया है, इसके द्वारा ये वाली समीकरण हम लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा N2 और इसे मैं 2 और नीचे आएगा प्रतिबिंब की दूरी। N2 के बटे में क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब है V डैश, प्रतिबिंब है I डैश और दूरी है V डैश। तो ये आ गया V डैश। अब अगला N1 के बटे में है U, तो माइनस N1 के बटे में U आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमने U ही दूरी ली हुई है इस पृष्ठ के लिए। फिर N2 माइनस N1 अपॉन इस पृष्ठ की हम वक्रता त्रिज्या को मानेंगे R1 और इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम मान रहे हैं R2। तो यहाँ पे आएगा
पहले पृष्ठ के लिए R1। ये हमारी एक समीकरण हो गई। इसे हम समीकरण 4 लिखते हैं। अब दूसरे पृष्ठ के लिए हम इसे ही लगाएंगे। तो दूसरे पृष्ठ में ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है, इसे मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, दूसरे कलर से, कि अभी तक क्या हो रहा था, वायु से किरण जब गई तो लेंस में गई, सघन माध्यम में गई, और ये वाला फॉर्मूला हमने इसीलिए बनाया था, तो हमने इसे एज इट इज़ यहाँ पे लगा दिया। लेकिन अब किरण दूसरे पृष्ठ के लिए सघन माध्यम से विरल में जाएगी, वायु में, तो अब इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे लगेगा अब ये। यहाँ पे तो आएगा पहले N1 और N1 के बटे में V, जो कि फाइनल प्रतिबिंब की दूरी है, ये वाली। यहाँ पे आएगा माइनस N2। अब यहाँ पे N2 माइनस हो जाएगा, और जो वस्तु की दूरी थी V डैश, P2 से अगर देखें तो ये V डैश माइनस T होगा। लेकिन पतले लेंसों के लिए T बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे हम छोड़ सकते हैं, और जब V को हम छोड़ेंगे तो V डैश ही बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे V डैश, यहाँ पे आ गया V डैश, और बराबर में यहाँ पे N1 माइनस N2 और R2 होगा। अब ये समीकरण बनेगी 5। ध्यान से एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये सेकंड समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है बनानी। जब प्रकाश वायु से लेंस में गया तो एज इट इज़ ये समीकरण लग गई, जो हमने पिछली वीडियो में सिद्ध की थी कि N2/V और N1 माइनस में N1/U, क्योंकि सेम वही दूरी है, बस यहाँ हमने V डैश माना है प्रतिबिंब की फर्स्ट वाले से, तो यहाँ पे V डैश आ गया, और यहाँ पे U माना है तो यहाँ पे U आ गया, और N2 माइनस N1 R1 हमने मानी है इस फर्स्ट वाले तल की वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे R1 आ गया। दूसरे के लिए R2 मानी है तो यहाँ पे R2 आ गया। अब क्योंकि अब लेंस यानी कि सघन माध्यम से वायु में यानी कि विरल माध्यम में किरण जा रही है पृष्ठ 2 के लिए, P2 के लिए, तो अब ये समीकरण इस तरीके से लगेगी कि N1 माइनस N2 होगा दोनों जगह। यहाँ पे ऊपर क्या था, N2 माइनस N1 था, यहाँ पे N1 माइनस N2 होगा, और प्रतिबिंब की दूरी, फाइनल प्रतिबिंब की दूरी अपॉन जो इमेज ये थी I डैश, इसकी दूरी, और यहाँ पे R2। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसे आगे हम बढ़ाते हैं। अब इनकी जो दोनों साइड है ये वाली, इन्हें हम बराबर करते हैं माइनस को कॉमन लेके। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा समीकरण 5 में से, तो ये बन जाएगी N2 माइनस N1 अपॉन R2, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ये एज इट इज़ N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश रहेगा। अब इसमें से 4 वाले को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 4 और इसे, या समीकरण नंबर 6 मान लो, जोड़ने पर क्या होगा। अभी जैसे ही ये समीकरण 6 आई है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 6 और 4 को, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो इधर पहले ये वाली साइड आएगी, यानी कि N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U। अब ये वाली साइड प्लस में आएगी, प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश, बराबर में आएगी ये N2 माइनस N1 अपॉन R1, फिर प्लस में ये। अब क्योंकि ये पहले ही माइनस का है
यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस ही हो जाएगा प्लस का। तो N2 माइनस N1 अपॉन R2, तो दोनों को जोड़ के हमारी समीकरण जो निकली है वो ये निकली। अब इसमें ये और ये प्लस माइनस के हैं सेम, तो कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा N1 अपॉन V और माइनस में N1 अपॉन U इज इक्वल टू, इधर साइड में ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर से दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं तो कॉमन आ जाएंगे। N2 माइनस N1 कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब इस साइड से भी N1 कॉमन आएगा और N1 जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ पे भी 1 अपॉन में और 1 अपॉन में ही U। यहाँ N2 माइनस N1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब क्या होगा, अब होने के बाद इस N1 को ले जाके हम दूसरी साइड इसके बटे में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 बाय N1 माइनस, एक बार N1 के बटे में रखा जाएगा और इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये ब्रैकेट में ही चल रहा था और ये ऊपर भी ब्रैकेट में ही था। इधर का ये एज इट इज़ आएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। इधर ये N2 बाई N1, इसे हम लिख सकते हैं N21, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, या फिर इसे दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं N1 N2। इसका मतलब भी होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और माइनस यहाँ पे 1 बचा है, ये 1 और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पे बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब मान लो कि वस्तु जो हमने लेंस के पास यहाँ पे रखी थी, इस लेंस के पास, वो U पे ना होके अनंत पे है। तो U बराबर हो गया अनंत के, तो प्रतिबिंब भी V पे ना बन के फोकस पे बनेगा, तो V बराबर हो जाएगा F के। तो जब ऐसा होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ पे हमने ये समीकरण सॉल्व करी है, कि V बराबर F और U बराबर अनंत रखने पर, इस समीकरण में जब हम ये मान रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0। यहाँ पे 1N2 माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। एक इसे हम सही से लिख लेते हैं, 1 अपॉन F इधर बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ ये और ये यहाँ बचेगा। अब जैसे ही ये बच गया तो इस समीकरण को प्लस इस समीकरण को एक नंबर दे देते हैं। हमने इन्हें नंबर दिया है 7 और इसे 8। नंबर देने के बाद अब हम देखते हैं 7 और 8 को कंपेयर करते हैं। इस 7 और 8 को कंपेयर करने के बाद हमें पता लगता है कि दोनों समीकरण की ये वाली साइड सेम है। तो जब कोई दो समीकरण की एक साइड सेम हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन F1 बराबर होगा इसके। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन F1, 1 अपॉन F इजिकल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। और यही तो लेंस का सूत्र है। इसमें ये समीकरण को हम मान लेते हैं 9
तो जो ये 9 वाली समीकरण है ये पतले लेंस के लिए सूत्र है। जब भी क्वेश्चन में आपको पतले लेंस के लिए सूत्र सिद्ध करने के लिए बोले तो आपको ये सिद्ध करना है। और अगर आपसे लेंस मेकर सूत्र के बारे में पूछा जाए तो आप इस वाले समीकरण 8 को बताएंगे। यहाँ से हमें देखने से पता लगता है कि जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएँ हैं दोनों पृष्ठों की, वही तय करती हैं कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। और लेंस की फोकस दूरी से ही 1/f करके यही तो उसकी पावर होती है लेंस की। तो लेंस की पावर हो चाहे लेंस की फोकस दूरी हो, वो उस लेंस के अपवर्तनांक और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।